हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। साथियों, 9 जुलाई को आपके भाई ने जब शरद पवार एवं ही अपने विधायकों को लेके एकनाथ शिंदे जी से मिलने चले गए थे किसी कार्यक्रम के बाद, तो आपके भाई ने एक वीडियो अपलोड किया था, हो रहा है खेल क्वेश्चन मार्क टारगेट 360 पर साथ में यह भी बात बोली थी कि महाराष्ट्र में जो भी टूट फूट हो रही है इसमें एकनाथ शिंदे ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं, कोई वजह ही होगी पॉलिटिकल, और बीजेपी थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है अगर हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना की टूट को भी लेके देखें। लेकिन अब खेल बिल्कुल खुला खेल हो गया है और शरद पवार एनसीपी की बैठक अमित शाह जी के साथ हो गई है, जिसको लीड कर रही थी एनसीपी शरद पवार गुट की कार्यवाहक अध्यक्ष सुप्रिया सुले जी, और उन्होंने मीडिया को, प्रेस को बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है कि अगर हमें ये चीजें रिटन में मिल जाएं तो नैतिकता के आधार पर, महिला आरक्षण के आधार पर हम डीलिमिटेशन के लिए सरकार के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट करने को तैयार हो गए हैं। मॉनसून सत्र 20 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत तगड़े आतिशबाजी यहां देखने को मिलेगी। नीट को भी देखने को मिलेगी, सोनम वांगचुक को भी देखने को मिलेगी, एथेनॉल को भी देखने को मिलेगी, और आपके राम मंदिर को देखने को मिलेगी। नहीं सॉरी, एथेनॉल को देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वहां सबकी अपनी अपनी सेटिंग है, विपक्ष वालों की भी, तो वहां कोई कुछ नहीं बोलेगा और राहुल गांधी वहां पर मुंह में दही जमाकर या मुंह होठ सिलकर बैठ जाएगा। तो साहब उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर आप हमको 50% की गारंटी दे दें कि जितने लोकसभा सांसद जहां हैं उनसे 50% बढ़ेंगे, नंबर एक, और डीलिमिटेशन करने का तरीका बता दें तो हम आपको मूलतः इन प्रिंसिपल सपोर्ट करने को तैयार हैं। और अमित शाह जी जब ये बिल गिरा था पिछली बार, तब उन्होंने लोकसभा की पटल पर खड़े होकर बोला था कि 50% सीट सबकी बढ़ेगी। जो इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस को चाहने वाले मातम करते आए थे 2024 से पहले कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अब जब बीजेपी ये डीलिमिटेशन ली आई कि भैया जिस राज्य की जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उतने उसके लोकसभा में सांसद बढ़ा दो, तब सब इन लोगों की फटनी शुरू हुई और मिर्चा लगनी शुरू हुई। तो खैर बीजेपी ने इनको इनके सिलते हुए ये बोल दिया है, पेबंद लगाते हुए कि भैया परेशान ना हो, फाड़ो नहीं अपनी, विचलित ना हो, हम 50% सीट्स हर राज्य में बढ़ाएंगे, आबादी ज्यादा होने को प्राथमिकता नहीं देंगे, यानी तुम्हारे ही नारे को प्राथमिकता नहीं देंगे, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कहने का मतलब यह है कि अगर 80 सीट यूपी में लोकसभा की हैं तो वो बढ़कर 120 हो जाएंगी, अगर किसी राज्य की 10 हैं तो वो बढ़कर 15 हो जाएंगी। अब अगर आप ये गणित देखें कि जब यूपी की 80 थी और किसी राज्य की 10 थी तो इनमें आपस में कितना फर्क था? इनमें आपस में जो फर्क था वो था 70 सीटों का। लेकिन जब 80 से बढ़कर 120 हो गई और जब 10 वाली बढ़कर 15 हो गई तो इनके आपस का फर्क कितना रह गया? इसी से समझ जाइए कि मैथमेटिक्स कभी कभी किस तरह उल्टी चलती है साथियों। तो ये चीज लोकसभा के पटल पर अमित शाह जी ने बोल दी थी। अब यह बात है कि डीलिमिटेशन होगा कैसे, तो जो शरद पवार गुट है ये भी पूछ रहा है भैया बताओ कैसे होगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा मशहूर किस्सा है। कालीबार करके कॉन्स्टिट्यूंसी है असम में, जहां पर तरुण गोगोई लड़ा करते थे और उसके बाद गौरव गोगोई लड़ा करते थे। तो जब वहां पर डीलिमिटेशन आया तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ही गायब हो गई थी, उसके बजाय 2 अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बन गई थी। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि अगर आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है एक्स, कोई वहां पर नेता पुराना लड़ रहा है तो ये होता है एक्स को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी जाएंगी, एक वाई बना दी जाएगी, एक जेड बना दी जाएगी। तो उस बेचारे एक्स वाले को यह तय करना पड़ता है कि अब मैं एक्स से लड़ूं या वाई से लड़ूं। और पिछली बार जब वोट पड़ा था तो मुझे एक्स कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से पोलिंग बूथ से ज्यादा वोट मिला था या वाई की तरफ से ज्यादा वोट मिला था। पार्टीज इसमें इस मारे भी धीरे धीरे इंटरेस्टेड हो रही हैं, क्योंकि जब लोकसभा के सांसदों की गिनती बढ़ेगी फिर आगे जाके उसी रेशियो में विधानसभा की भी गिनतियां बढ़ेंगी, क्योंकि विधानसभा की जो सीटें होती हैं और लोकसभा की जो सीटें होती हैं उसमें आपस में एक मैथमेटिक्स का रिलेशनशिप, एक रेशियो होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी तो आने वाले वक्त में आपको यह देखने को मिलेगा कि विधानसभा भी
400 से बढ़कर 600 हो जाएंगी। तो पार्टीज को इसमें यह लगता है कि ज्यादा लोगों को एडजस्ट करने में, टिकट वितरण को लेकर वगैरह वगैरह हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये सीटें बढ़ रही हैं इसमें महिलाएं एडजस्ट होंगी, जो 33% उनको पहले ही अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से भी और लोकसभा से पहले भी मिल चुका है। लेकिन फिर से उस बिल को परसीवन के डिलिमिटेशन के साथ जोड़कर साथियों लाया जा रहा है। तो शरद पवार के 8 लोग और जुड़ गए हैं इस एनडीए के साथ इस मुहिम में। पिछली बार क्या गणित हुई थी? पिछली बार यह गणित हुई थी कि एनडीए को 298 वोट मिले थे और टोटल वोट 528 पड़े थे, 540 नहीं पड़े थे। कौन कौन एब्सेंट हुए थे? 7 टीएमसी के एब्सेंट हुए थे, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के एब्सेंट हुए थे और 3 इंडिपेंडेंट एब्सेंट हुए थे। थोड़ा सा मैथमेटिकल वीडियो है, एजुकेटिव, जरा पकड़ के चलिएगा, नोट करते रहिएगा। अब जो 7 टीएमसी के पिछली बार एब्सेंट हुए थे, एब्सेंट होने का मतलब कि वो इनडायरेक्टली एनडीए की मदद कर रहे थे, विप के खिलाफ गए थे, उसमें से 6 टूट के ऑलरेडी टीएमसी के सांसदों का जो आगे बागी गुट बना है उसमें शामिल हो चुके हैं। तो जब 528 वोट पड़े थे तब मोटा मोटा बीजेपी को आपके 353 सांसदों की जरूरत थी। तो लगभग वो 55 सांसदों से इस बिल को हार गए थे और विपक्ष को मिले थे 230। तो साहब अगर हम 298 से इसको उठाएं, 298 में टीएमसी के 20 सांसद जोड़ें तो ये हो गया साहब 318। 318 में हम यूबीटी के 6 सांसद जोड़ें तो ये हो गया 324। 324 में हम एनसीपी एसपी के यानी शरद पवार के हम 8 सांसद जोड़ें तो ये हो गया 332। और चाहिए लगभग कितने की, ये मानते हुए कि 2-4 अभी भी एब्सेंट होंगे, तो चाहिए मोटा मोटा पकड़ लीजिए 360, आपको मीडिया बता रहा होगा। मेरे हिसाब से 355 में बिल पास हो जाएगा, क्योंकि उसी की वोट मानी जाती है परसेंटेज जो उस टाइम मौजूद हो, भले पार्टी में कितने सांसद हों। तो 355 को अगर आप टारगेट बनाकर चल रहे हैं, अब इसमें डीएमके के 22 सांसद किधर ऊंट बैठता है, किधर वो करवट लेता है, क्या वो खुलकर वोट करता है एनडीए के फेवर में या वो एब्सेंट होता है, ये भी दोनों अलग अलग कैलकुलेशन है। अगर हम मान लें वो परसीवन के फेवर में वोट करता है तो एनडीए जाकर पहुंच रही है एग्जैक्ट लगभग 354 या 355। उसके अलावा और छोटी पार्टियां भी हैं जैसे जेएमएम है, ये सब हैं। तो वहां पर ये चीज मैनेज होकर 355 या 356 आसानी से बीजेपी मुझे साथियों पहुंचती हुई नजर आ रही है 131st अमेंडमेंट के लिए। 130th अमेंडमेंट वो है जिसमें पीएम को, सीएम को, किसी मंत्री को अपने पद से हटा दिया जाएगा अगर वो 30 दिन जेल में रहता है, भले वो एफआईआर के बाद रहा हो, सजा हुई हो या ना हुई हो। वो भी यहां पर 7 साथियों जुड़ा हुआ है। और राज्यसभा में भी बीजेपी को चाहिए होंगे 162 और फिलहाल इनके पास 151 सांसद हैं। तो आने वाला मॉनसून सत्र देश की राजनीति की दिशा धारा बदल सकता है। और देखना यह है, जो अभी मीडिया में नहीं है पर बात जब करता हूं तो इनपुट कुछ सोर्सेज बता रही हैं कि शायद यह भी हो सकता है कि यकायक और अचानक एक ऐसा बिल सामने आ जाए और वो कहो पास भी हो जाए, जिसके चलते देश की राजनीति की दिशा धारा बिल्कुल बदल जाएगी और कहो 2027 का होने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव भी टल सकता है। लेकिन ये आप मान लीजिए कोई ऑथेंटिक, आपको मैं अपने कन्विक्शन से नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो लोगों से, 1-2 लोगों से दिल्ली में बात की है, तो ये एक सरप्राइज फैक्टर मॉनसून सेशन में साथियों देखने को हम लोगों को मिल सकता है। कांग्रेस के पास भी लगभग 100 घंटे बचे हैं और इधर एनडीए के पास भी 100 घंटे बचे हैं। देखते हैं कि एनडीए 360 या 356 मेरा टारगेट है, 360 मेरा पर्सनल नहीं है, पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।